बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर की खबर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, आज सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे जो अशिया खुर्दनुश की कीमतें बढ़ती जा रही हैं और उसके बावजूद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब का ये कहना है कि कीमतें शायद इतनी ज़्यादा नहीं हैं, यानी ना ही चीनी की कीमत बढ़ी है ना गंदम की कीमत बढ़ी है। इसी बयान पर आज रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और सूबाई वज़ीर बराए ट्रांसपोर्ट उवैस कादिर शाह साहब ने, और उनका ये कहना था कि चीनी की कीमतें बढ़ती जा रही हैं और मुल्क में महंगाई बढ़ती जा रही है, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म साहब ये कहते हैं कि ये कीमतें ज़्यादा नहीं हैं। नाज़रीन, इसी मौजू पर हम बात करना चाहेंगे। इस वक्त हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद हैं रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और सूबाई वज़ीर बराए ट्रांसपोर्ट उवैस कादिर शाह साहब। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब, खुशामदीद कहते हैं सर आपको प्रोग्राम खबर। वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब। सर, आपका आज रद्द-ए-अमल भी आया, यानी चीनी की कीमतें, और इस हवाले से सर क्या कहते हैं? वफाकी हुकूमत का तो ये कहना है कि सिंध में किल्लत भी है, लेकिन फिर भी जो है वो कीमतें जो है वो बरकरार हैं। क्या कहेंगे आप सर? डॉक्टर साहब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ये कहूंगा कि चले, मेरा रद्द अमल तो आ गया। आप लोगों की मेहरबानी है, मीडिया वालों की, कि आपने दिखा भी दिया और वफाकी हुकूमत तक पहुंचा भी दिया। लेकिन पाकिस्तान से अगर आप किसी भी घर से जाके पूछेंगे तो इससे भी सख्त रद्द अमल आएगा। हर गली गूचे से यही आवाज आएगी कि जिनके बारे में बोला जाता था, जिन पे इल्जामात लगाए जा रहे हैं, जिनको 2 साल से आप मुख्तलिफ इल्जामात से नवाज रहे हैं, उनके दिनों में आटा और चीनी और खाने पीने की अशिया, दवाइयां सस्ती थी। और ये जो ईमानदार तर पाकिस्तान में सिलेक्टेड हुकूमत अब आ गई है 2 साल से, इन्होंने सारे पिछले रिकॉर्ड तोड़ दिए। डॉक्टर साहब, एक ट्वीट करने से कीमतें कम नहीं हो जाती। देखें, अपने इर्द गिर्द देखें, क्यों इनके खुद अपने वज़रा कह रहे हैं। इनका अपना वजीर खटक साहब एक जलसे में खड़ा होकर खिताब करता है कि इमरान खान ने 4 वजीरों को करप्शन के इल्जाम में काबीना से निकाल दिया। ये उसकी ऑन रिकॉर्ड सारी वीडियो क्लिपिंग्स पड़ी हुई हैं। और यहां तक कहा गया उस तकरीर में कि चीनी के स्कैंडल में जो जहांगीर तरीन साहब ने हमारी पार्टी के लिए इतना कुछ किया, उन्होंने फंडिंग की, उन्होंने मेहनत की, जब उनका नाम चीनी के स्कैंडल में आया, चीनी की चोरी में आया, तो इमरान खान ने उनको भी निकाल दिया करप्शन के इल्जाम में। अब एक तरफ तो उनके वज़रा खुद बैठ के ये स्टेटमेंट दे रहे हैं, दूसरी तरफ सिर्फ इमरान खान साहब ईमानदारी का अलाप जप रहे हैं कि ये होगा, मुल्क में चीनी की कीमतें कम हो गई, आटे की कीमतें कम हो गई, बहुत सस्ते दामों मेडिसिन सबको मिल रही हैं। देखें, इस तरह हुकूमतें नहीं चला करती। वफाकी वज़रा उनके कुछ बयानात दे रहे हैं, उनके अंदर के पोल खोल रहे हैं, और वज़ीर आज़म साहब ने एक ट्वीट कर दिया कि जी चीनी की कीमत मुस्तहकम है, 40-45 रुपए हो गई है, बल्कि 30 रुपए हो गई है। उनको ये कोई बता दे, फिर यही कहेंगे कुछ अरसे बाद कि मुझे तो टीवी से पता चला। माफ कीजिएगा, जिस तरह पहले उन्होंने कहा था कि मैं वजीर आजम हूं मुल्क का, टीवी से पता चला कि वाकई कीमतें बढ़ गई हैं, 110-115 रुपए हो गई हैं। शाह साहब, यहां से ये भी सवाल करना चाहूंगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा या वफाकी हुकूमत का ये कहना है कि जी सूबाई मामला है, ये जो इवन जो प्राइस कंट्रोल है वो भी जो है वो सूबाई मामला है। कमिश्नर को या ज़िला इंतज़ामिया को प्राइस कंट्रोल करनी चाहिए। शुगर की जहाँ तक पैदावार का या उसकी कीमत का ताल्लुक है, ये भी सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है। आप क्या कहते हैं सर, 18वीं तरमीम के बाद क्या वफाक की ये जिम्मेदारी रह जाती है, या सूबा अगर चाहे तो इन चीज़ों की कीमतों को कंट्रोल कर सकता है? डॉक्टर साहब, बहुत सिंपल कैलकुलेशन है। जब इनसे काम नहीं होता तो ये दूसरों पे इल्जाम तराशियां कर देते हैं। देखें, आप हर चीज की अगर एक 1 by 1 कर दें, सबकी प्राइसेस लो कर दें, लेकिन अगर आपने फ्यूल बढ़ा दिया, आपने पेट्रोल और डीजल बढ़ा दिया, तो ऑटोमेटिक कीमतें हाइप पे चली जाती हैं। अगर आपने बिजली के निर्खों में इजाफा कर दिया तो ऑटोमेटिक जो कीमतें जो हाइप पे चली जाती हैं। आप बिजली बढ़ा रहे हैं 10 रुपए और फिर ऐलान करते हैं कि बिजली कम कर रहे हैं, 25 पैसे हमने बिजली कम कर दी। 5 रुपए पेट्रोल बढ़ाने के बाद फिर कह दिया जी हम कम कर रहे हैं जी, 1.25 रुपए पेट्रोल या 1 रुपया पेट्रोल या 50 पैसे उसको कमी ला दी। देखिए, जहां तक प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स का सवाल है, तो सिंध गवर्नमेंट में अल्हम्दुलिल्लाह आप देख रहे हैं कि मुख्तलिफ जगहों पे कार्रवाइयां भी चल रही हैं, दुकानें भी सील हो रही हैं, फैक्ट्रियां भी सील हो रही हैं, कोविड की वजह से ही सही। लेकिन जहां जहां पे चीनी, जहां पे आटे की शिकायतें हमें मिल रही हैं, भाई ये पूरे पाकिस्तान में सिंध गवर्नमेंट, ये एक और बात भी बताता चलूं
जी। कि मुख्तलिफ जगहों पे स्टॉल्स भी लगाए गए हैं जहां पे सरकारी रेट पे आटा दस्तयाब है, और आपकी मीडिया के दोस्तों ने मुख्तलिफ जगह जगह जाके इसको विटनेस किया है। देखिए, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स अपना काम कर रही हैं, लेकिन अगर एक चीज आप अगर आ जाते हैं चीनी पे और गंदम पे, गंदम कहाँ चली गई, हम पे इल्जाम लग रहा है। देखिए, हमारे एक तरफ तो बलूचिस्तान है, दूसरी तरफ इंडिया का बॉर्डर है जो पूरा सील्ड है। कहाँ, कौन सा बॉर्डर है जहां से गवर्नमेंट ने खुद किसी प्रोविंशियल गवर्नमेंट को मैं कहूं उसके इल्जाम दूं नहीं, लेकिन फेडरल गवर्नमेंट ने खुद उस बॉर्डर से सारी गंदम बाहर भेज दी, और अब इल्जाम सिंध गवर्नमेंट पे आयद हो रहे हैं। क्या पूरे पाकिस्तान में गंदम कमी हो गई या गंदम कम हो गई या शॉर्टेज का इल्जाम क्या सिंध गवर्नमेंट कंट्रोल करती है पूरे पाकिस्तान को? देखिए, अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इल्जाम भी सोच समझ के लगाएं। सिंध गवर्नमेंट जो प्रोविंशियल डोमेन में काम है वो बिल्कुल कर रही है, लेकिन आपके हाथ में जो काम है आप वो रिलीफ देंगे तो ही कीमतें नीचे आएंगी। अगर एक चीज किसी को इन फैक्ट्री इन हाउस पड़ती 15 रुपए की है तो वो 10 रुपए नहीं बेचेगा जब तक आप उसको सब्सिडी नहीं देंगे। आप एक चीज को मार्केट से गुम कर देते हैं, उसको अपने गोदामों में भर देते हैं और फिर इल्जाम लगाते हैं कि ये गवर्नमेंट, ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स का काम है, वो काम नहीं कर रही। चले, एक गवर्नमेंट हमारी है, एक सिंध गवर्नमेंट है, बाकी 3 सूबों की गवर्नमेंट्स क्या कर रही हैं? वो तो इनकी गवर्नमेंट्स है ना। वहां चीनी कितनी सस्ती है ये तो हिसाब लगा लें। अच्छा सर, ये बताइएगा कि पाकिस्तान स्टील मिल के जो मुलाजिमीन बरतरफ किए गए हैं, उनसे अब क्योंकि सिंध हुकूमत मुज़ाकरात कर रही है और एक जानिब वफाकी हुकूमत की जानिब से बरतरफ किया गया और ये भी कहा गया कि गोल्डन हैंडशेक दिया जा रहा है, 23 लाख रुपए फीकस दिया जाएगा। सर, क्या समझते हैं कि सूबाई गवर्नमेंट की कैपेसिटी में क्या उनके साथ मिलकर एहतजाज किया जाएगा या क्या किया जाएगा? सर, कैसे उनको मुलाजमतों पर वापस लगवाया जाएगा? डॉक्टर साहब, देखिए, सबसे पहली बात, कोविड में एक कोड ऑफ कंडक्ट जारी किया गया, नोटिफिकेशंस जारी किए गए कि कोई भी मिल मालकान, रेलवे हो, यहाँ पे जो भी किसी प्रोविंशियल गवर्नमेंट में या फेडरल गवर्नमेंट में कोई भी काम करता है तो उसको किसी भी वजह से नौकरी से बरतरफ नहीं किया जाएगा। अभी तक कोविड हमारे मुल्क में चल रहा है, पहले तो इसकी वायोलेशन फेडरल गवर्नमेंट ने की है। दूसरी बात कि क्या जरूरत पड़ गई उन्हें कि गैस भी उनकी, अभी मैं उसी बात पे आ रहा हूं जो आपको मैंने 5 मिनट पहले कही कि गैस की तरसील स्टील मिल को बंद कर दी गई ताकि ये भी किसी अपने एटीएम को नवाजने के लिए, ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट, ह्यूज मेगा प्रोजेक्ट, किसी अपने नए एटीएम को देना है, इसको फेल करना है, क्यों गैस बंद कर दी गई? सुई गैस की सप्लाई क्यों बंद कर दी गई? अब जबकि वो बाहर निकल आए, वो सारे मुलाजिमीन को निकाल दिया गया, वो एहतजाज कर रहे हैं, अब ये सुनने में आ रहा है कि उस स्टील मिल की गैस भी बहाल की गई। यही असद उमर था, ये जो इस वक्त फेडरल मिनिस्टर है, जो कह रहा था कि ये वो प्रोजेक्ट है जो हमें दिया जाए तो हम ये चलेगा भी, ये प्रॉफिट भी अर्न करेगा और ये क्राउन ज्वेल है पाकिस्तान का। वो स्टेटमेंट्स इनकी कहाँ चली गई? देखिए, ये क्या जबरी दौर आ गया है कि जब चाहे, जिस वक्त चाहे, जिस इदारे को इनको बेचना है उसको किसी तरीके से उसमें से वो किसी ना किसी तरीके से उसको बंद करें, उसके मुलाजमीन को बरतरफ करें। पीआईए को इनको देखें, पीआईए के साथ क्या हो रहा है। सिंध गवर्नमेंट बिल्कुल बात करेगी, इनके हकूक के लिए लड़ेगी, इनके साथ खड़ी होगी। देखें, इस तरह जबरी तौर पे किसी को भी रिटायर करना या उनको घर गोल्डन हैंडशेक देना, उनसे पूछा तो जाए। सारी जिंदगी उन्होंने उस प्रोजेक्ट पे मेहनत की है, सारी जिंदगी उन लोगों ने वहां लगा दी। अब इस उम्र के हिस्से में आके अगर वो गोल्डन हैंडशेक नहीं लेना चाहते, किसी की 5 साल जॉब बाकी है, किसी की 6 साल, किसी की 2 साल, वो वहां, उनके पास घर भी वहीं पे है, अगर वो अपनी मुद्दत मुलाजमत पूरी करना चाहते हैं तो उनसे पूछा तो जाए। ये एक रूल है कि पहले पूछा जाता है कि कौन गोल्डन हैंडशेक लेना चाहता है, वरना उसके बाद आप उसको, जब उसकी मुद्दत पूरी होगी उसके बाद ही उसको रिटायर कर सकते हैं। इस काबीना में एक और चीज ऐड करूं, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है डॉक्टर साहब कि इस काबीना में जिसने ये बरतरफी के इस हुक्मनामे को अप्रूव किया, इस काबीना में हमारे सिंध के बहुत सी पार्टियों के दोस्त बैठे हैं, वज़रा एमक्यूएम के दोस्त भी हैं, जीडीए के दोस्त भी हैं, वो भी वहां बैठे हैं। देखिए, क्या उनको ये एहतजाज नहीं करना था? क्या सिंध, ये मुलाजमीन सिर्फ जो यहाँ पे बैठे हैं, क्या कराची, ये सिंध सूबा सिर्फ, अच्छी ठीक है जी, हम ऑन कर रहे हैं, हम पूरे सूबे को ऑन कर रहे हैं, इस शहर को भी ऑन कर रहे हैं, मुलाजमों को भी ऑन कर रहे हैं, इस सूबे में रहने वाले हर बाशिंदे को ऑन करते हैं, उनके हकूक के लिए हम लड़ेंगे। लेकिन क्या उनका ये सिर्फ एक बयान देने से काम नहीं चलेगा? उनको भी मैदान में आना चाहिए, वो भी इस चीज को फाइट करें। पहले तो उन्होंने ये हुक्मनामा कैबिनेट से पास कैसे होने दिया कि जबरी तौर पे आप हमारे मुलाजमों को निकाल दें?
बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, ये दोहरा रवैया चल रहा है बहुत दोस्तों का, लेकिन सिंध गवर्नमेंट हर उस मुलाजिम के साथ, हर उस बंदे के साथ जिसके साथ फेडरल गवर्नमेंट नाजायजी कर रही है, उनके हुकूक के लिए हम साथ खड़े हैं और कानून के दायरे में रह के बिल्कुल उनके हुकूक की बात करेंगे। अच्छा सर, वफाकी हुकूमत का ये भी कहना है कि असल मसला जो है ना वो 18,000 एकड़ ज़मीन है जिसकी शायद कीमत हासिल करना चाहती है सिंध हुकूमत। सर अगर प्राइवेटाइजेशन होती है पाकिस्तान स्टील की तो सर उस ज़मीन की कीमत का क्या किया जाएगा? वैसे देखा जाए तो पाकिस्तान स्टील एक कौमी इदारा है, यानी फेडरल गवर्नमेंट के अंडर में आता है, तो क्या फिर सूबाई हुकूमत की जानिब से एतराज़ डाला जाएगा कि वो जो ज़मीन की कीमत है वो दी जाए सूबाई हुकूमत को? डॉक्टर साहब बहुत अच्छा सवाल किया। मैं इस तरफ नहीं आना चाह रहा था, लेकिन अब खुल के मैं इस पे भी बात करता हूँ। असल इनकी नजर ही माफियाओं की इन पे है, जो इनकी एटीएम्स बैठी हुई है ना, असल नजर इस जमीन पे है जो हजारों अरबों रुपए की जमीन है। आज तक सिंध गवर्नमेंट ने, मुख्तलिफ फेडरल गवर्नमेंट्स आई, सिंध में पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट तो होती है, फेडरल गवर्नमेंट किसी और की होती है, कभी सिंध गवर्नमेंट ने ये डिमांड नहीं की, कभी सिंध गवर्नमेंट ने ऐसी कोई बात नहीं की, कभी ऐसा कोई वो आवाज नहीं उठाई कि इसकी हमें कीमत चाहिए। ये पाकिस्तान हम सबका है, ये हमारा मुल्क है, सिंध इसका हिस्सा है, हम कभी ये नहीं चाहेंगे। लेकिन असल इस वक्त मसला ये है कि नवाजना है इन माफियाओं को, जो माफियाज इनके साथ बैठी हुई हैं, शुगर माफिया, पेट्रोल माफिया, व्हीट माफिया, मेडिसिन माफिया, अब ये लैंड माफिया भी इनके साथ आ गया। अब असल इनकी नजर इन जमीनों पे है, इन हजारों अरबों रुपए की जमीन पे है। हाँ, प्राइवेटाइजेशन तो हम कभी नहीं होने देंगे। सिंध हुकूमत इस बिल्कुल कैपेसिटी में है, ये दे सिंध हुकूमत ये चलाएगी। कहाँ गया असद उमर? अगर वो अपनी जुबान से मुकर जाता है वो मुकर जाए, हम इन मजदूरों के साथ खड़े हैं। क्यों आखिर इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को सिर्फ एक रोजवेल्ट होटल की वजह से पूरे पीआईए को आपने इस नहज पे पहुंचा दिया, अब उसके मुलाजिमों को निकालना शुरू कर दिया? देखिए, आप इस तरह अगर पूरे डिपार्टमेंट्स को देखेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता आपको बहुत से डिपार्टमेंट ऐसी कारस्तानियां इनकी सुनने में आएंगी जो सिर्फ और सिर्फ अपने लेफ्ट राइट और अपने एटीएम्स को नवाजने के लिए किया जा रहा है। हम कभी भी इसको प्राइवेटाइज नहीं होने देंगे, प्राइवेटाइज ये कर ही नहीं सकते, आउट ऑफ लॉ है ये चीजें। अगर ये चाहते हैं कि इसका कोई हल निकाला जाए तो ये लेबर यूनियंस जो इनकी बन गई हैं उनके साथ बैठ जाएं, उनके साथ बात करें, बात करने से मसले हल होते हैं। कल उनको छोड़ दिया, 12 घंटे वो बेचारे रेलवे ट्रैक पे बैठे हुए सिर्फ ये समझ के कि सिंध हुकूमत जाने उनका काम जाने। इज दिस अ वे? ये कहीं होता है? पॉलिटिकल लोग बातों पे यकीन करते हैं, मसले बातों से हल होते हैं, बैठ के हल होते हैं। इस तरह हल नहीं होते कि छोड़ दिया जाए, जो उन्हें करना है कर ले, सिंध हुकूमत का मसला है, सिंध हुकूमत खुद ही फेस करेगी। जी, सिंध हुकूमत गई, उनके साथ खड़ी हुई, उनको समझाया कि आपकी स्ट्रगल में हम आपके साथ हैं, तो हम साथ खड़े होंगे इंशाल्लाह उनके। सर एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहूंगा। ताजिरों की जानिब से सर एहतजाज जारी है, हालांकि टाइम में रिलैक्सेशन भी दे दी गई है और साथ साथ जो जुमे की छुट्टी की गई थी उसको भी वापस ले लिया गया है, लेकिन अब रेस्टोरेंट एसोसिएशंस का, बचत बाजारों का, इनकी जानिब से एहतजाज किया जा रहा है। सर क्या किया जाएगा? क्या कोई रिलैक्सेशन एक्सपेक्टेड है कि जो बचत बाजार हैं उन्हें लगाने की इजाज़त दे दी जाए कोरंगी में और दूसरे इलाकों में जो सब हब्स हैं, जो ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे लोग शायद बड़ी दुकानों से खरीदारी करना अफोर्ड नहीं कर सकते? इसके अलावा रेस्टोरेंट्स का ये कहना है कि जी एक तो अगर ओपन स्पेस में इजाज़त देनी है तो फिर टाइम ज़्यादा बढ़ा दिया जाए या फिर डाइनिंग में एसओपीस के साथ इजाज़त दे दी जाए। क्या कहेंगे सर? डॉक्टर साहब, एक बात तो आप और हम बिल्कुल इस चीज को एग्री करेंगे जी कि जितनी भी एडवाइजरी सिंध गवर्नमेंट ने जारी की हैं या फेडरल गवर्नमेंट ने जारी की हैं, जो भी कैंपेन चलाई गई है कोविड से प्रिवेंशन के लिए, वो पूरे पाकिस्तान में हमें सपोर्ट नहीं मिल रही है अपने लोगों की तरफ से जो हमें मिलनी चाहिए। ये इकदाम जो उठाए जा रहे हैं, कोई भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट उठा रही है, इवन फेडरल गवर्नमेंट उठा रही है, ये देखिए ये पेंडेमिक है, इससे हमें सबको बचना है, हमें सबको बचना भी है और बचाना भी है। तो पहले भी जब ताजिर बरादरी ने ये, मैं बिल्कुल इस बात का एतराफ करूंगा कि कोई भी सेक्टर हो, उन सब, ताजिर बरादरी हो, हमारे मजदूर भाई हो, हमारे दूसरे मिल ओनर्स हो, सब ने फाइनेंशियल लॉसेस का सामना किया है। बिल्कुल ठीक है ये बात, इस पे कोई, और उनका बहुत शुक्रगुजार हैं कि वो इस टफ टाइम में बहुत सी चीजों पे हुकूमत के साथ खड़े रहे। और मुझे ये भी उम्मीद है कि इस चीज पे भी आइंदा हुकूमत की जो एडवाइजरीज हैं उस पे अमल दरामद होगा। लेकिन देखिए, उनको भी सोचना चाहिए, क्या वो इस बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार हैं
क्या कोई दुकानदार ये एग्री करेगा, एग्रीमेंट करेगा गवर्नमेंट के साथ कि उसके पास जो शॉपिंग करने आएगा जब तक उसने मास्क नहीं पहना हुआ होगा और वो दूसरे से 6 फुट आगे ना खड़ा होगा तो वो उसको कोई अपनी अशिया उसने शॉप से नहीं देगा। देखिए ये कोई एग्री नहीं कर रहा है, लेकिन ये कह रहे हैं कि 2 घंटे आप बढ़ा दें। चले वो 2 घंटे भी बढ़ा दिए, हमने फिर भी बात की, उनकी बात मान ली। अब जहां पे बचत बाजार हैं, जहां पे हुजूम होता है, डॉक्टर साहब ये आप भी समझते हैं, हम भी समझते हैं, हमारी कोरोना टास्क फोर्स है सिंध में, वहां पे सिविल अस्करी क़यादत के नुमाइंदे भी हैं और हमारी मेडिकल टीम भी बैठी है। उन हुजूम वाली एरिया को हमें डिस्करेज करना है, जहां पे हुजूम इकट्ठा होता है उनको डिस्करेज करना है। हमारी कोई कोशिश ये नहीं होगी कि किसी को डिस्क्रिमिनेट किया जाए, कहीं बड़े शॉपिंग मॉल्स को इजाजत दी जाए और बचत बाजार को इजाजत न दी जाए। हम तो चाहेंगे कि बचत बाजार जितना ज्यादा लगे, लेकिन विथ एसओपीज फॉलो करना लाजमी है। इस पे बात हो रही है, इंशाल्लाह जो मुनासिब होगा हम कोशिश करेंगे कि विद एसओपीज जहां पे अमल दरामद कराया जा सके उनको परमिशन मिलेगी। कोशिश हमारी है कि इनसे दोबारा बैठ के बात करें, कोई एक प्लान बना लें। शाह साहब बस एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन, आपने कहा हुजूम को अवॉइड करना है सर, मुख्तसरन जवाब चाहूंगा सर। क्या पीडीएम के जलसों में हुजूम नहीं होता तो सर क्या उसको भी अवॉइड करने की जरूरत नहीं है? मुख्तसरन जवाब दे दीजिएगा सर। बिल्कुल मुख्तसर कर रहा हूँ जी। पीडीएम का जलसा अल्पउतान में था, 2 दिन पहले एक छोटी सी जबरदस्ती लाई हुई लोगों की रश को, जलसी जिसे कहते हैं, असद उमर साहब मेरे शहर सखर में कर रहे थे। क्या वहां पे बाहर बोर्ड लगा हुआ था कि कोरोना एंड सेंसिबल पीपल आर नॉट अलाउड इनसाइड? हम तो ओपन एयर में जलसा कर रहे हैं, बिल्कुल ओपन कर रहे हैं, लेकिन एक बंद जगह पे बंद करके मार्की लगा के असद उमर मेरे शहर सखर में कुछ लोगों को जमा करके वहां पे बैठे हैं। वो फुटेजेस भी आ गई हैं, वहां पे तो ऐसा कोई बोर्ड नहीं लगा था मेरे भाई। ये इल्जाम सिर्फ पीडीएम के जलसों से अगर हुकूमत इतना डर गई है तो अगर उनको इतना ख्याल है तो वजीर आजम साहब बात कर सकते हैं ना पीडीएम के लीडरान से। जी सर, जी सर। क्यों बात करने में, हम भी इसी मुल्क के शहरी हैं, हम भी इसी मुल्क के सियासतदान हैं। ठीक है शाह साहब, बहुत शुक्रिया सर, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला, थैंक यू वेरी मच। नाजरीन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा और सूबाई वजीर बराए ट्रांसपोर्ट उवैस कादिर शाह साहब हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद थे। यहाँ एक छोटा सा वक्फा लेना चाहेंगे, वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर। जी नाजरीन, वेलकम बैक। एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में खबर की खबर। मैं हूं आपका मेजबान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाजरीन, अब हम कुछ बात करना चाहेंगे होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स एसोसिएशन के हवाले से, जिसका एहतजाज आज कराची प्रेस क्लब पे किया गया और मुख्तलिफ ताजिर तंजीमों के जो सरबराहान हैं उन्होंने भी इस एहतजाज से खिताब किया। डिमांड ये की जा रही है कि रेस्टोरेंट्स को डाइन इन की इजाज़त दे दी जाए, SOPs के साथ डाइन इन की इजाज़त दी जाए, या फिर जो ओपन रेस्टोरेंट्स में या ओपन एयर में जहाँ पे लोगों को खाना खिलाने की इजाज़त दी गई है उनके औकात कार में इजाफा कर दिया जाए, क्योंकि एक बहुत बड़ी तादाद है लोगों की जो कि इस रोज़गार से मुंसलिक होते हैं, जिसमें वेटर्स भी हैं, शेफ्स भी हैं, मैनेजर्स हैं और दूसरे बहुत से लोग हैं जो कि रेस्टोरेंट्स की बंदिश की वजह से ये तमाम लोग बेरोज़गार हो सकते हैं। आज इस वक्त हम बात करना चाहेंगे, हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद हैं वकास अजीम साहब, और वकास अजीम साहब साबिक चेयरमैन हैं रेस्टोरेंट्स एसोसिएशन के। इनसे हम बात करना इस वक्त चाहेंगे। वकास साहब अस्सलाम वालेकुम, आपको सर खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। अस्सलाम डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें इस प्रोग्राम में बुलाया और हमारा मौक़िफ़ जानने की कोशिश। सर क्या कहते हैं, मतलब आपको ओपन एयर में जो है वो लोगों को खाना खिलाने की इजाज़त है, डिलीवरी चल रही है, टेक अवे चल रहा है, लोग खुद भी अवॉइड करना चाह रहे हैं सर, तो क्या ज़रूरत ऐसी पड़ी है कि इस कदर जब शदीद लहर चल रही हो कोरोना की तो उसमें ये डिमांड की जाए कि जी डाइन इन की इजाज़त दे दी जाए? डॉक्टर साहब, इसमें अगर हम पीछे से चलें तो 4 महीने की बंदिश के बाद इस वक्त जो हमारे मसल्स हैं वो बिल्कुल जवाब दे गए। बहुत सारे कारोबार बंद हो चुके हैं, हमारे काम करने वाले लोग दिवालिया हो चुके हैं और हुकूमत ने रिलीफ की जितनी बातें की थी उसमें से एक ढेला भी हमारी तरफ नहीं आया। बल्कि इनफैक्ट जब हम दोबारा काम करना शुरू हुए तो लेबर कोड के नोटिस, बाकायदा वारंट इशू हुए हैं कि जी आपने फलां चीज़ नहीं भरी, SRB के शो कॉजेस। तो यहाँ से कोई भी चीज़ जो कि हम एक्सपेक्ट करते थे, वो कहते हैं ना मरे को 100 दुर्रे और मारने वाली बात हो गई हमारे साथ। अब जब हम ये बात करते हैं, हम तो सिंपल ये लॉजिक की बात है, अगर आप बैंक्वेट्स को इजाज़त दे दी आपने कि वो वेंटिलेटेड वहाँ काम कर सकें,
तो हमें और उसमें बैंक्वेट में फर्क क्या रह जाता है? हम भी उसी तरह एक इंडोर सिचुएशन में खिला रहे हैं। वेयर जो बैंक्वेट्स हैं उनमें जब एक फैमिली गैदर होती है तो उसकी तो जाहिर है वो तो रसूमात भी हैं, शादी का फंक्शन है। हमारे यहाँ तो जो घुसता है आदमी, अगर हम एसओपी को फॉलो कर रहे हैं तो वो किसी को जानता तो नहीं है। दूसरे वो कितने चांसेस हैं कि 45 मिनट के खाने में किसी और के पास जाए और उनसे जाके पूछे भाई तुम कैसे हो। शादी में तो होता है, हमारे यहाँ नहीं होता। अब जब हम बात करते हैं कि देखें अब इसमें सिचुएशन ये कुछ हम जो सिंध की स्पेशली अपनी भी बात कर रहे हैं कि एनसीओसी की गाइडलाइन क्लियर मौजूद हैं कि जी आपके पास 24 घंटे टेक अवे डिलीवरी खुली है, तो हमें इसकी भी इजाजत नहीं मिल रही। 10 बजे हम अपना काम बंद कर दें, आगे काम चलाएं तो फिर हम इस इदारे के साथ बात करें, उस इदारे के साथ बात करें। आपको पता है जो कराची में बिजनेस का रुझान है, तो हमें चारों तरफ से पीसा जा रहा है। जरा सी कोई एसओपी की खिलाफ वर्जी नजर आए जिसको वो कहें कि एसओपी की खिलाफ वर्जी है, आप उसको कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते, उठा के 2 लाख का फाइन, 1 लाख रुपए का फाइन, जैसे कि दरख्त हमारे पास पेड़ों से निकल रहे हैं। अच्छा वक़ार साहब, या आप सही फरमा रहे हैं सर। आपसे जानना चाहूंगा, आप समझते हैं कि ये औकात कार जो कि हुकूमत ने नाफिज किए हैं, क्या वाकई पाबंदी से इसको फॉलो किया जा रहा है? सर मैं तो कराची में आप जिस जगह जाएं 10 बजे के बाद भी जो है वो लोग बैठे हुए हैं, खाने चल रहे हैं। डिलीवरीज तो 12 बजे तक, आप किसी भी रेस्टोरेंट पे फोन करके डिलीवरी टाइम और ये तमाम चीजें पूछेंगे, कहेंगे जी 12 बजे तक खुला हुआ है, हम आपको पहुंचा सकते हैं। सर सख्ती तो इस तरह नहीं हो रही है सर। मैं आपको बताऊं ना कि इसमें वो एक खुली आंख है कानून की, एक बंद आंख है। और जो खुली आंख है ना वो तमाम उन इलाकों में जहां रेंटल इंतहाई हाई है, यानी आप समझे कि लाख रुपए स्क्वायर फुट तक की जो प्रॉपर्टियां हैं और जिनके ऊपर बहुत ज्यादा ह्यूज किस्म के 6 लाख 8 लाख 10 लाख किस्म के किराए हैं, वहां पे इतनी सख्ती है कि हिलने की गुंजाइश नहीं है। 10 बजे सब बंद हो जाता है। अगर आप कभी भी विजिट करना चाहें, आप क्लिफ्टन में देख लें, सिंधी मुस्लिम देख लें, गुलशन इकबाल की पट्टियां देख लें, यहाँ बड़ी सख्ती हुई है, बहुत ज्यादा सख्ती है। तो उसके अच्छा हम ये बात कर रहे हैं कि हमें कोई देखें, ये जो कोरोना वाला जो वबा है, हमें इसके साथ अभी 6 महीने और गुजारने हैं। तो रिलीफ प्लान क्या है, कैसे हम जिंदा रहेंगे, ये तो बताए कोई हमें। ये हम क्या करें इस बारे में? हम अपने घर वालों को कहाँ लेके जाएं? जो हमारे साथ इतनी बड़ी वर्क फोर्स है उसका हम क्या करें? उनके घर वालों का क्या करें? हर आदमी किराए के घर में रह रहा है, उनकी पढ़ाइयाँ हैं बच्चों की, उनके माँ बाप के मेडिकल के खर्चे हैं, ये सारी चीजें हर आता। ये तो हमारे पास तो एक सिचुएशन है ना। मेरे पास तो वक़ार साहब, अब जबकि शादी हॉलों की बंदिश है तो क्या बहुत सारी शादियों के खाने रेस्टोरेंट्स में नहीं हो रहे हैं सर? सर मैं तो अभी ये देखा, हमारे पास तो नहीं है। अलबत्ता एक अजीब सा मसला ये आ गया, और एसओपी की अब एक तरफ तो एसओपी को इतना सख्त कर दें और दूसरी तरफ लोग फार्म हाउसेज में कर रहे हैं, खुले मैदानों में कर रहे हैं, ना कोई वहाँ एसओपी है ना कोई चीज है। शादी हाल में तो चले आप फिर कंट्रोल करवा लें, उसको सील कर लें आप धमकी दे के। खुली जगहों पे क्या है, एक पुलिस की मोबाइल खड़ी करवाते हैं और काम कर रहे हैं, अपनी शादियां तकरीबात कर रहे हैं, उनके घर की तकरीब है। तो ये देखें ना, ये जो तजाद है, ये जो अजीब सिचुएशन है। और अभी आप हाईवे चले आप हाईवे चलें मेरे साथ, आप वहां देख लें क्या सिचुएशन है। तो ये जो हम ये चीजें देख रहे हैं ना, उसकी वजह से जो एक कारोबारी तबका है जो कि जिसने अपनी एक ह्यूज इन्वेस्टमेंट की हुई है, जो हुकूमत को प्रॉपरली अपना सारा टैक्स भरता है। आप उठा के देख लें एसआरबी की जो कलेक्शन है जीएसटी की, उसमें सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूशन है वो रेस्टोरेंट इंडस्ट्री करती है कितनी। अच्छा वक़ार साहब, मैं आपसे ही जानना चाहूंगा सर कि अगर हुकूमत रेस्टोरेंट्स को ओपन एयर में देर तक खाना खिलाने की इजाजत दे देती है तो फिर क्या आप लोगों के मुतालबात पूरे हो जाएंगे? क्या जरूरी है कि हर सूरत डाइनिंग खोला जाए? बिल्कुल, देखिए ना, इसमें एक जो प्रॉब्लम हमें आ रही है ना, जैसे पंजाब में जब ये सिचुएशन आई तो वहां पे जो हमारे जो मेंबरान हैं उन्होंने एलडीए से जाके बात की कि भाई हमें ओपन एयर में काम करना शुरू करेगा, तो उन्होंने इंसानी हमदर्दी के तहत उनको इजाजत दे दी। हमारे यहाँ तो ऐसा हुआ कराची में, जैसे ही उन्हें पता चला कि अब हमारे पास कोई चारा नहीं है कि हम बाहर ही टेबल लगाएंगे, वो तो कहते हैं ना जैसे अल्लाह माफ करे कि वो गोरकन कब्र के रेट नहीं बढ़ा देता, वो रेट बढ़ गए। मोबाइल तो ऐसे घूम रही है जैसे कि अगर रेट किस चीज के बढ़ गए हैं? वक़ार रेट बढ़ गए ना, खुल के बता दीजिएगा सर। चले मैं आपको बता देता हूँ ना कि अगर आपने बाहर बैठ के काम करना है तो जितनी हमारी इंतजामिया के लोग हैं आपने उन सबको राम करना है। अगर आप नहीं करेंगे तो 1 मिनट में आपकी कुर्सियां टेबल उठ जाएंगी। सर इंतजामिया में कौन कौन लोग सर, ये जानना चाहूंगा, मैं चाह रहा हूँ। देखिए इंतजामिया में हमारे पास डीएमसी होती है, केएमसी होती है, डीसी ऑफिस का अमला होता है, हमारे पास थाने होते हैं, ये सब लोग हैं, सबको हमें राम करना पड़ रहा था। हम यही तो कह रहे हैं कि अगर हम बाहर रखे, अगर ये वक्त इस वक्त आ गया है तो जरा सी तो इस वक्त एक इंसानी हमदर्दी हो हमारे साथ। हम भी इसी मुल्क से है नहीं है कि जरा से खुद हुकूमत आगे बोल दे, जैसे पंजाब में बोला गया कि भाई
आगे करते हैं, अगर कोई आ रहा है तो ठीक है, उसको इजाजत है इस वक्त के लिए। कौन चाहेगा कि अपनी इतनी कीमती जगह जिसके ऊपर उसने अंदर करोड़ों रुपए और उसकी एस्थेटिक पे, उसकी आसाइश पे, उसकी आराइश पे लगाए, इसको छोड़ के बाहर टेबल पे मुस्तकिल, बाहर सड़क पे मुस्तकिल ठिकाना करे। तो ये सारी चीजें। और देखिए आपने एक जो बात अभी आपने कही थी ना कि लोग नहीं आना चाहते, लोग हमेशा उस बात पे यकीन करते हैं जब वो देखते हैं, कि यही कायदीन है वो बड़े बड़े सियासी जलसे कर रहे हैं, तो क्या उन्हें यकीन आएगा कि ये वाकई में कोई चीज है? क्या उन्हें नहीं लगेगा कि उनके साथ एक बड़ा ही अजीबो गरीब किस्म का सलूक हो रहा है? तो ये देखें ना, रियलिटी को तो चेक करें। पिछली दफा की बात थी, हर आदमी, मैं सलूट करता हूँ यहीं पे, इसी गवर्नमेंट ने बड़ा सख्त किस्म का स्टैंड लिया था और नजर आता था हाँ पे ये स्टैंड है। अभी वो स्टैंड कहाँ है? आप एक तरफ एक है, एक तरफ आप कुछ और है, फिर अगले दिन आते हैं आप कुछ और हो जाते हैं, तो ऐसे तो नहीं चलेगा ना काम। तो इस वजह से हम सर, लेकिन ये बात तो आप मानते हैं ना कि कराची के फुटपाथ और सड़कें जिस कदर खाने के बिजनेस वालों ने रेस्टोरेंट से जितनी घेरी हुई हैं या जितने तजावुजात हैं, किसी और कारोबार ने उस तरीके से यानी कराची के फुटपाथों और सड़कों को नहीं घेरा हुआ। देखें, इसका सबसे बड़ा नुकसान हमें खुद होता है, उन तमाम टैक्स पेड रजिस्टर्ड बिजनेस को, कि जो कि इस वक्त हमारी एसोसिएशन का हिस्सा हैं, उन्हें सबसे बड़ा नुकसान होता है। हम तो उसके सख्त खिलाफ हैं। हम क्यों चाहेंगे कि एक जगह जो हमने 8 लाख रुपए किराए पे ली हुई और सामने फुटपाथ पे कोई हमारा कंपटीशन लेके बैठ जाए, ना वो टैक्स रजिस्टर्ड है, ना वो कोई लेबर के साथ उसका वो लगाता है अपनी रोज की एक उसका जो मामला है उसको करता है, और उतने ही का सामान बेच रहा है जितने का हम बेच रहे हैं। हमारा तो वो कंपटीशन, हम तो चाहते हैं उसको बंद हो। लेकिन ये जो काली भेड़े हैं ना सारे सिस्टम में, वो काली भेड़े या भेड़िए, अब तो भेड़िए हो गए शायद, इतने बड़े ताकतवर हो गए, किसी की सुनते नहीं है, वो सिर्फ अपनी चलाते हैं। ठीक है सर, मुझे लाएमल बता दीजिएगा क्या इख्तियार किया गया है? सर, क्या किया जाएगा अगर हुकूमत की जानिब से रिलैक्सेशन नहीं दी जाती? रिजिड है सर हुकूमत इस मामले पे कि कोरोना इस वक्त चूंकि कोरोना का वार बड़ी शिद्दत से जारी है, तो इसलिए बहुत मुमकिन लग रहा है कि शायद आपके औकात कार अगर बढ़ा भी दिए जाएं, लेकिन डाइन इन की इजाजत शायद आपको ना मिल सके, फिर क्या किया जाएगा सर? देखें, हमारे पास हम कुछ तो हमें हमारे साथ किया जाए, और अगर कुछ भी नहीं किया जाता तो फिर हम सड़कों पे तो आ ही गए ना। हम तो सड़क पे आ जाएंगे। हमें अपने कारोबार बंद करके, हम में से हर जानने वाला जो हमारी इस बरादरी का हिस्सा है, अपने 1, 2, 4 आउटलेट इस पूरे कोरोना में बंद कर चुका है, कर्जदार हो चुका है, दिवालिया हो चुका है, उसके चेक बाउंस हो चुके हैं, वेंडर उसको परेशान कर रहे हैं, उसके लोगों की सैलरी उसके सर पे खड़ी है, उसके घर का कोई खर्चा उसको किसी ने नहीं आके पूछा, तो वो सड़कों पे तो वैसे ही आ गया इस इक़दाम की वजह से। तो अगर वो आ गया तो फिर वो कहेगा चलो फिर हम सड़क पे ही बैठ जाते हैं, अपनी फैमिली को साथ लेके बैठ जाते हैं। तो हम तो अभी इसी, हमारे पास कोई और इस वक्त नतीजा नहीं। हमें अगर इस वक्त फौरी तौर पर रिलीफ नहीं मिला तो धरना दिया जाएगा कि इसमें फिर हम आगे, ज़ाहिर हमारे पास एक यही इस वक्त एक हथियार है जिसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। हम क्या करें, आप मुझे। ठीक है वक़ास अजीम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे प्रोग्राम की वक्त निकाला। नाजरीन, फॉर्मर चेयरमैन पाकिस्तान रेस्टोरेंट एसोसिएशन वक़ास अजीम साहब हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद थे। उनका कहना ही था कि अब कोई और चारा बचा नहीं है, वैसे ही सड़क पे आ गए हैं, तो फिर सड़कों पे अगर धरना भी देना पड़ेगा तो हम धरना देंगे जब तक कि हमारे मुतालबात पूरे नहीं हो जाते। कम से कम कोई ना कोई रिलैक्सेशन हमें दे दी जाए, या तो औकात कार में इजाफा कर दिया जाए, या डाइन इन की इजाज़त दे दी जाए, या डिलीवरी 24 आवर्स खोलने की इजाज़त दे दी जाए। नाज़रीन, इस मौजू पर मजीद गुफ्तगू भी करेंगे। एक छोटा सा वक्फा लेना चाहेंगे, वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में खबर की खबर। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। हम बात कर रहे हैं जो आज एहतजाज किया गया कराची प्लस क्लब पे रेस्टोरेंट्स एसोसिएशन, होटल्स एसोसिएशन और शादी हॉल ओनर्स के हवाले से, जिसमें ये कहा गया कि उन्हें बंद जगह पे क्लोज्ड इन्वायरमेंट में खाने खिलाने की इजाज़त दे दी जाए। नाज़रीन, क्या एहतजाज ही वाहिद रास्ता रह गया है अपने मुतालबात को मनवाने का? आपको ये बताते चलें कि आज मुख्तलिफ ताजिर तंजीमों के जो सरबराहान हैं उन्होंने भी इज़हार यकजहती भी किया और साथ ही साथ खिताब भी किया गया इस एहतजाज से। इस वक्त हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद हैं कराची ताजिर इत्तेहाद के चेयरमैन हकीम शाह साहब। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब, खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। थैंक यू सो मच। शाह साहब, आजकल एक रिवाज बनता जा रहा है, अगर मुतालबात मनवाने हों तो बजाय इसके कि हुकूमत से रिक्वेस्ट कर ली जाए, मुज़ाकरात कर लिए जाएँ, लोग ये समझते हैं और ख़ास तौर पे ताजिर बिरादरी कि एहतजाज ही वाहिद रास्ता है, धरना दें, एहतजाज करें, हुकूमत ने तो फिर बात माननी है। क्या कहते हैं सर?
देखें, ताजिर कभी भी नहीं चाहते कि वो एहतजाज करें, लेकिन हुकूमतें मजबूर करती हैं कि वो एहतजाज करें। हम तो चाहते हैं कि हम अपनी दुकानों पे बैठकर अपना कारोबार करें, मईशत पे अपना किरदार अदा करें, लेकिन हमेशा हुकूमत ना तो मुज़ाकरात के लिए तैयार है और ना ही संजीदगी से किसी भी इशू को हल करने के लिए तैयार है। जिस तरह दूसरी लहर में कोरोना की हुकूमत गैर संजीदगी का मुजाहरा कर रही है, मैं समझता हूँ कि हुकूमत ना तो कोरोना की इस वबा को कंट्रोल कर पाएगी और बेरोजगारी में इजाफे का बाइस भी बन रही है, चाहे वो सिंध हुकूमत हो या वफाकी हुकूमत। और देखें, एनसीओसी जो है वो तमाम सूबों के लिए कोऑर्डिनेशन के तहत बनाई गई कि तमाम जो भी फैसला एनसीओसी के तहत हो तो वो तमाम ही सूबों पर इम्प्लीमेंट होगी। लेकिन हम देखते हैं कि एनसीओसी के फैसलों को भी सिंध हुकूमत जो है नहीं मानती और अपने ही फैसले मुसल्लत करके जो है वो ताजरों को भी नुकसान पहुंचा रही है। और स्पेशली जिस तरह आज एहतजाज किया गया है रेस्टोरेंट एसोसिएशन की जानिब से, मैं समझता हूँ रेस्टोरेंट इंडस्ट्री से बहुत सारे दीगर इंडस्ट्रीज जो है वो मुंसलिक हैं, तो बहुत सारे लोग बेरोजगार हो रहे हैं। तो हुकूमत जो है वो संजीदगी से काम करने के बजाय अब लोगों को बेरोजगार कर रही है और मैं समझता हूँ कि मजबूरन अब लोग जो है वो सड़कों पे आकर एहतजाज कर रहे हैं। सर मुझे बताइएगा कि क्या मुज़ाकरात नहीं की जाती, हुकूमत से बात नहीं की जा सकती कि पहले ये चीज़ें डिस्कस कर ली जाएं, कोई बीच का रास्ता निकाल लिया जाए, कुछ औकात-ए-कार बढ़ा लिए जाएं, कुछ SOPs पर अमल हो जाए, तो शायद ये चीज़ें बड़े आसानी से हल हो सकें, बजाय इसके कि इसको एक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, एहतजाज, धरना, ये तमाम चीज़ें और उसके बाद हुकूमत की तरफ से ऐलान आए। देखिए, हुकूमत से मुतअद्दिद बार मुज़ाकरात किए गए और चंद रोज पहले चीफ सेक्रेटरी से जो है ऑल पाकिस्तान रेस्टोरेंट एसोसिएशन की भी मुलाकात हुई है। लेकिन बात ये कि सिर्फ मुज़ाकरात से मसाइल हल नहीं होने जब तक हुकूमत की जानिब से संजीदगी का मुजाहरा नहीं किया जाता। तो मैं समझता हूँ कि आज एहतजाज जो हुआ है उसमें मीडिया ने भी दिखाया है कि SOPs का भरपूर ख्याल रखा गया है। वहाँ हर शख्स ने मास्क लगाया हुआ था, सोशल डिस्टेंसिंग की हुई थी, लेकिन समझ हमें ये नहीं आता कि जहाँ पर हुकूमत के एहतजाज मुजाहिरे जलते होते हैं वहाँ पर कोरोना नहीं आता। और अब जो रेस्टोरेंट्स हैं या मार्केटें हैं वहाँ पर जोर जबरदस्ती फैसले मुसल्लत करके दुकानें भी बंद कराई जाती हैं, भारी भरकम जुर्माने भी किए जा रहे हैं, रेस्टोरेंट भी बंद कराए जा रहे हैं। तो मैं नहीं समझता कि ये संजीदगी से हुकूमतें काम कर रही है। शाह साहब मुझे ये बताइएगा, सिंध हुकूमत का ये भी कहना है कि ताजिर कभी भी किसी क्लाइंट को SOPs फॉलो ना करने की वजह से सेल के लिए इनकार नहीं करते, यानी अगर कोई शख्स बगैर मास्क के चला भी आए तो उसे ये नहीं कहा जाता कि नहीं जी आपको हम ये सामान फरोख्त नहीं कर सकते, उसे भी सामान दे दिया जाता है। सर मैं खुद अपनी प्रैक्टिस में देखता हूँ, चाहे डिपार्टमेंटल स्टोर्स हों या मार्केट्स हों, किसी ने मास्क लगाया हुआ तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी लगाया हुआ तो कोई बात नहीं, गाहक तो अल्लाह ताला की नेमत होता है सर, वो तो जैसे ही आए उसे फौरन सेल तो करनी ही करनी है। क्या ये बात दुरुस्त है सर? देखें, यही तो इशू आ रहा है कि हुकूमत सारी जिम्मेदारी ताजरों पर डाल रही है, जबकि हुकूमत का काम है कि वो ताजरों के साथ मिलकर SOPs पर अमल दरामद कराए। अब इशू ये आ रहा है कि अगर एक कस्टमर इतनी दूर से मार्केट में तशरीफ लाते हैं, वो आते हैं खरीदारी के लिए, मना करने के बावजूद भी अगर वो नहीं होते, तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि सिर्फ ये कह देना कि ताजरों की जानिब से क्लाइंट को SOPs नहीं फॉलो कराई जा रही, तो इंतजामिया कहाँ पर है? हुकूमत क्यों नहीं कराती है सारी चीजें? हम तो चाहते हैं कि हुकूमत हमारे साथ मिलकर SOPs पर अमल दरामद कराए, लेकिन ये सारा मलबा सिर्फ और सिर्फ ताजरों पर डालकर हुकूमत बरीउज़्ज़मा करार नहीं दी जा सकती। हम तैयार हैं SOPs को फॉलो करने के लिए, लेकिन इंतजामिया जब तक हमारा साथ नहीं देगी तो इसमें जरूर मुश्किल होगी। अच्छा सर, आपसे एक सवाल आपकी मार्केट के हवाले से भी करना चाहूंगा, क्योंकि जो कराची का लंडा बाजार है, लाइट हाउस, उसके हवाले से ये कहा जाता है कि सर्दियों में उसमें एक खास रश देखने में आता है। बहुत से लोग जो स्वेटर्स या गर्म कपड़े अफोर्ड नहीं कर सकते वो कराची की इन मार्केट्स का रुख करते हैं। सर इस वक्त जबकि पूरी दुनिया में मुख्तलिफ जरासीम और ख़ास तौर पर कोरोना मौजूद है, कोई SOPs का ख्याल रखा जाता है कि पुराने कपड़ों को, जूतों को डिसइंफेक्ट किया जाए, उसके बाद सेल के लिए पेश किया जाए? मैंने तो सर आज तक ये चीज़ें देखी नहीं है पुराने कपड़ों में।
देखिए, लाइट हाउस टंडा बाजार जो है वो रिटेल मार्केट है और ये यहाँ तक पहुँचते हुए कई मराइल से गुजरते हुए ही माल यहाँ पहुँचता है। उसको बाकायदा जो है वॉश किया जाता है और उसको प्रेस करके बाकायदा एक अच्छे तरीके से उसको दुकानों में जो है लगाया जाता है। तो और साथ ही साथ इसमें भी कोई शक नहीं है कि सर्दियाँ है और इसमें ज्यादा रश होता है, ज्यादा कस्टमर रुख करते हैं लाइट हाउस मार्केट का। हमने कोशिश की है कि हम SOPs को फॉलो करें, तमाम जितने दुकानदार हैं उनके वो मास्क पहने, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखें। तो इस पर हम अपनी कोशिश जरूर कर रहे हैं और हम तो अपनी मार्केट में क्या दीगर मार्केटों में और आने वाले कस्टमर को भी दे रहे हैं और ठीक है सर, कोशिश जारी रखे हुए हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया हकीम शाह साहब। ऑल कराची ताजिर इत्तेहाद के चेयरमैन हकीम शाह हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, उम्मीद यही करते हैं कि तमाम SOPs के साथ कोरोना पर काबू पा लिया जाए और पाकिस्तान की मईशत जो है वो भी बरकरार है। इसी के साथ आज के प्रोग्राम का वक्त अपने अख्ताम पर पहुँचता है। मुझे बुलंद इकबाल को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।